कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के उस नज़ारे से जहां सभी के चेहरे पर राहत और खुशी दिखाई दे रही है। पराग, जो कि अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था, आखिरकार डॉक्टर से बात करके वापस आता है और सबको ये खुशखबरी देता है कि प्रार्थना बिल्कुल ठीक है और उसे डिस्चार्ज मिल सकता है। ये सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स के दिल को सुकून मिलता है, खासकर प्रीम को, जो अपनी पत्नी और बच्ची के लिए परेशान था। डॉक्टर की हिदायत यही है कि प्रार्थना का घर पर बहुत ध्यान रखना होगा और परिवार वाले एक सुर में वादा करते हैं कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। माहौल को और खुशनुमा बनाने के लिए प्रीम एक नया आइडिया लेके आता है। वो सबसे कहता है कि क्यों ना हम इस खुशी को दुगना कर दें। एक तरफ हमारी नन्ही परी घर आ रही है और दूसरी तरफ हमारी सुपर वुमन अनुपमा का जन्मदिन है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। प्रेम का ये प्लान सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल उठता है और वो कहती है कि इससे बड़ा गिफ्ट उसे क्या ही मिल सकता है कि उसकी पोती सही सलामत घर आ जाए। हालांकि प्रार्थना थोड़ी कमजोर है और शायद तुरंत ट्रैवल ना कर पाए, पर वो भी इस डबल सेलिब्रेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। राही, जो हमेशा अपनी यूनिक बातों के लिए जानी जाती है, वो सीधा उस नन्ही सी जान के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो डबल पार्टी चाहती है। बच्ची का हल्का सा रिएक्शन सबको ये यकीन दिला देता है कि हाँ, वो भी तैयार है। इस छोटी सी हाँ ने सबके चेहरों पर मुस्कान ला दी और तय हो गया कि अब घर में धूम धड़ाका होगा। लेकिन दोस्तों, जहाँ खुशियां होती हैं वहाँ नजर लगाने वाले भी आ ही जाते हैं। जब बाकी सब लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और कमरे में सिर्फ अनुपमा, अंश और प्रार्थना होते हैं, तभी वहाँ गौतम की एंट्री होती है। गौतम के इरादे अभी भी नेक नहीं लग रहे। वो वहाँ आकर अंश को ताना मारता है कि भले ही तुम लोग अभी खुश हो लो, लेकिन मेरी बेटी मेरा खून है और वो मेरे पास ही आएगी। गौतम की ये बात सुनकर प्रार्थना बुरी तरह घबरा जाती है। एक माँ का दिल वैसे ही कमजोर होता है और ऊपर से उसके बच्चे को छीनने की धमकी उसे अंदर तक हिला देती है। प्रार्थना को डर लगता है कि कहीं सच में गौतम उसकी बच्ची को ले ना जाए, लेकिन यहाँ अनुपमा एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वो प्रार्थना को समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं, गौतम सिर्फ बातें बना सकता है, पर जब तक हम सब साथ हैं वो बच्ची को छू भी नहीं सकता। अंश भी अपनी पत्नी को सहारा देता है और अनुपमा की मौजूदगी प्रार्थना को हिम्मत देती है। गौतम वहां से चला तो जाता है, लेकिन माहौल में एक टेंशन छोड़ जाता है। खैर, इस टेंशन को पीछे छोड़कर परिवार आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि शाह परिवार और अनुपमा सब मिलकर घर में एक शांति पूजा और आरती कर रहे हैं। अनुपमा भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि सब कुछ ठीक हो गया। वो मजाक में कहती है कि आज सबका प्रमोशन हो गया है, कोई दादा बन गया, कोई दादी और कोई परदादी। इस खुशी के मौके पर भी टोशू अपनी आदत से बाज नहीं आता। जब सब लोग खुश हो रहे होते हैं कि वो दादा दादी बन गए हैं, टोशू चिढ़कर कहता है कि उसे कोई दादा नहीं बनना। किंजल उसे समझाने की कोशिश करती है कि रिश्ते बदलने से इनकार करने से सच नहीं बदलता, पर टोशू का मुंह हमेशा की तरह फूला हुआ है। बा और बापूजी भी उसे समझाते हैं कि जीवन में आए इन बदलावों को खुशी से अपनाना चाहिए, जैसे अनुज ने अपनाया था। जैसे ही अनुज का नाम आता है, अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं। ये वो नाम है जो उसके दिल के सबसे करीब है और आज के दिन उसकी कमी अनुपमा को सबसे ज्यादा खल रही है। बापूजी जब अनुपमा को रोते हुए देखते हैं तो पूछते हैं और अनुपमा मान लेती है कि उसे अपने कपदिया जी की याद आ रही है। बा उसे समझाती हैं कि अच्छी खबर पर रोते नहीं हैं। वो कहती हैं कि देखना, हमारा अंश एक बहुत बेहतरीन पिता बनेगा। इसी बात पर टोशू फिर से जहर उगलता है और कहता है कि किसी दूसरे की बेटी का बाप बनेगा। ये सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। टोशू वही पुरानी खून का रिश्ता वाली बात लेकर बैठ जाता है कि अपना बच्चा अपना होता है और दूसरा दूसरा। यहाँ पर अनुपमा का गुस्सा फट पड़ता है। वो टोशू को आईना दिखाती है और एक बहुत बड़ी बात कहती है जो शायद हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो खून के रिश्ते का घमंड करता है। अनुपमा टोशू को याद दिलाती है कि तुझसे मेरा खून का रिश्ता है और राही से नहीं, लेकिन जितना दुख तूने मुझे दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। वो कहती है कि पिता वो नहीं होता जो सिर्फ जन्म देता है, पिता वो होता है जो पालता है, जो बच्चे के रोने पर रोता है और हंसने पर हंसता है। अनुपमा अनुज का उदाहरण देती है कि कैसे अनुज ने राही को, जो आध्या थी, अपनी सगी बेटी से बढ़कर चाहा। जब हिसाब होगा तो राही के पता के रूप में अनुज का नाम आएगा, ना कि उसके बायोलॉजिकल बाप का। लेकिन टोशू, जो कि समझने को तैयार ही नहीं है, वो वही आर्ग्यूमेंट देता है कि दुनिया सिर्फ खून को मानती है। अनुपमा उसे करारा जवाब देती है कि ये दुनिया तो खून बहाना भी जानती है, तो क्या वो सही हो गया? वो टोशू को परी की याद दिलाती है कि परी भी तेरी सगी बेटी है, पर तूने आज तक उसके लिए क्या किया है? हमेशा किंजल ने ही उसे पाला है और तू तो पैसे के लिए उसका घर तोड़वाने चला था। अनुपमा साफ शब्दों में कह देती है कि अंश को टोशू से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि वो कैसा बाप बनेगा। अंश एक बहुत अच्छा पिता बनेगा और ये बात अनुपमा पूरे विश्वास के साथ कहती है। दूसरी तरफ हम गौतम और माही के बीच एक अलग ही कॉन्वर्सेशन देखते हैं। गौतम, जो अब तक सिर्फ बदला लेने की आग में जल रहा था, अब थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। माही जब उससे पूछती है कि आप बदले हुए लग रहे हैं, तो गौतम मान लेता है कि जब से उसने उस बच्ची को देखा है, उसके अंदर का बाप जाग गया है। वो कहता है कि कल तक मैं सिर्फ गौतम था, पर आज मैं एक बेटी का बाप हूँ। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि उसकी बेटी अंश को पापा बोलेगी। उसका जुनून अब बदल गया है। अब वो बदले से ज्यादा अपनी बेटी को पाने की जिद पकड़ चुका है। वो डिसाइड करता है कि वो लॉयर के पास जाएगा और किसी भी
हद तक जाकर अपनी बेटी की कस्टडी लेगा। ये नया गौतम पहले वाले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब इमोशनल कनेक्शन भी जुड़ गया है। वहीं शाह हाउस में अनुपमा और बापूजी के बीच एक बहुत ही प्यारा सीन होता है। अनुपमा बच्चों की तरह जिद करती है कि आज उसका बर्थडे है तो वो पहले मीठा खाएगी और फिर खाना। बापूजी अपनी बेटी की इस बचकानी हरकत पर मुस्कुराते हैं और उसे परमिशन दे देते हैं। अनुपमा कहती है कि कभी कभी बच्चा बनने में ही असली सुकून है। वो बापूजी से अपने दिल की बात शेयर करती है कि कैसे वो चाहती है कि वो रोज इन बच्चों, बुजुर्गों और बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करे। पैसे और वक्त की कमी होती है, पर दिल में नियत पूरी है। अनुपमा को फिर से अनुज की याद आती है। वो बापूजी को बताती है कि अनुज का सपना था एक ऐसा आश्रम बनाना जो सिर्फ आश्रम नहीं बल्कि एक घर हो, जहां बच्चे और बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा बने। अनुपमा बापूजी से वादा करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वो अनुज का ये अधूरा सपना जरूर पूरा करेगी। बापूजी उसे तथास्तु बोलकर आशीर्वाद देते हैं। तभी रेडियो पर एक गाना बजता है जो जन्मदिन से जुड़ा है और अनुपमा उसे अनुज की तरफ से भेजा हुआ संदेश मानती है। उसकी आंखों में आंसू हैं पर होठों पर मुस्कान, क्योंकि उसे लगता है कि अनुज उसके आसपास ही है। ये सीन दिखाता है कि अनुपमा और अनुज का रिश्ता शारीरिक दूरी से खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी उसके हर फैसले और हर सांस में शामिल है। अगली सुबह कोठारी हाउस में हलचल मची हुई है। परी और बाकी बच्चे घर की डेकोरेशन देखकर हैरान हैं। बच्ची के स्वागत के लिए पूरा घर पिंक कलर के थीम में सजा दिया गया है। इतना पिंक कि परी मजाक में कहती है कि ऐसा लग रहा है हम किसी केक के अंदर रह रहे हैं। इस बात पर सब हंसते हैं। पराग, जो अब नाना बन चुका है, वो कहता है कि अगर मेरी पोती चाहेगी तो हम केक में भी रहेंगे और पानी में भी। ये दुलार और प्यार दिखाता है कि उस नन्ही जान के आने से सबकी जिंदगी कितनी बदल गई है। मोतीबा और बाकी सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो लोग हॉस्पिटल से घर आएंगे। कहानी के इस दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि कोठारी हाउस में उत्साह अपने चरम पर है। प्रेम मजाक में कहता है कि वो बेबी की खुशबू को इतना मिस कर रहा है कि वो उसी खुशबू का परफ्यूम बनवाना चाहता है ताकि रोज लगा सके। रही, जो हमेशा प्रैक्टिकल मजाक करती है, वो सजेस्ट करती है कि परफ्यूम की जगह प्रेम को बेबी सोप और शैम्पू यूज करना चाहिए ताकि वो खुद बेबी बन जाए। इस हंसी मजाक के बीच अचानक दरवाजा खुलता है और अंश, अनुपमा और प्रार्थना बेबी के साथ एंटर करते हैं। घर का माहौल एकदम से फेस्टिव हो जाता है। मोतीबा, जो शुरू से ही थोड़ी पॉजेसिव रही हैं, वो तुरंत आगे आती हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो हॉस्पिटल जाएंगी क्योंकि उन्हें डर था कि अनुपमा ही सारा क्रेडिट और प्यार ले लेंगी। मोतीबा का कहना है कि अगर अनुपमा परदादी हैं तो वो भी परनानी है और उनका हक बराबर का है। वो दौड़कर बच्ची के पास जाती है और उसे अनुपमा की गोद से लेने की कोशिश करती है। मोतीबा बच्ची की नज़र उतारती है और डिसाइड करती है कि सबसे पहले हमारी राजकुमारी को श्रीनाथ जी के दर्शन करवाए जाएंगे। पूरा परिवार मंदिर वाले एरिया में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ एक बड़ा ड्रामा होने वाला होता है जब मोतीबा आवाज लगाती है कि राजकुमारी के पिताजी आगे आए। इस बात पर गौतम, जो वहाँ छुपकर खड़ा था या मौजूद था, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसे बुलाया जा रहा है, लेकिन अनुपमा तुरंत सिचुएशन को संभालती है और अंश को आगे भेजती है, ये कहते हुए कि वसुंधरा जी तुम्हें बुला रही हैं। पराग भी गौतम को आंखों ही आंखों में इशारा करता है कि वो पीछे हट जाए। गौतम बेमन से पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है। सब लोग श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं और बच्ची के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इसके बाद मोतीबा अनुपमा की आरती करती हैं, जो कि एक बड़ा जेस्चर है। ये दिखाता है कि वो अनुपमा की कितनी इज्जत करती हैं बावजूद अपनी नोक-झोंक के। प्रेम और रही साइड में खड़े होकर कमेंट्री कर रहे हैं। प्रेम कहता है कि देखो, मोतीबा 2.0 वर्जन दिख रहा है जो इतना प्यार लुटा रही हैं। अनुपमा भी मोतीबा का धन्यवाद करती है और प्रार्थना करती है कि श्रीनाथ जी की कृपा इस घर पर हमेशा बनी रहे। सब लोग अनुपमा को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। प्रेरणा भी आकर अनुपमा को गले लगाती है और इस बीच प्रेम और रही के बीच भी कुछ स्वीट मोमेंट्स होते हैं। तभी वहां बा की एंट्री होती है। शाह परिवार की बा को देखकर मोतीबा थोड़ा सा चिढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि अब ये आते ही अपना गरबा शुरू करेंगी और ड्रामा करेंगी, और वही होता है। बा आते ही अपनी खुशी जाहिर करती हैं और गरबा स्टाइल में एंट्री लेती है। बा बच्ची को गोद में लेती हैं और इमोशनल हो जाती हैं। वो कहती हैं कि भगवान का शुक्र है कि उन्हें ये दिन देखने को मिला। बापूजी मजाक करते हैं कि बच्ची को देखकर लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे जोकर को देखकर हंसते हैं, जिस पर सब ठहाका लगाते हैं। अब शुरू होता है असली कंपटीशन, ननिहाल वर्सेस ददीहाल। मोतीबा कहती है कि बच्चे हमेशा ननिहाल यानी नानी के घर वालों को ज्यादा प्यार करते हैं और वो ध्यान रखेंगी कि बच्ची उन्हीं की तरफ ज्यादा रहे। इधर शाह परिवार वाले किंजल और पाखी प्लान बनाते हैं कि उन्हें बच्ची को डबल ट्रिपल प्यार देना होगा ताकि वो ददीहाल वालों को ना भूले। ये एक मीठा सा कंपटीशन है जो परिवार में खुशी ला रहा है। अनुपमा इस सब के बीच डांस करना शुरू करती है और पूरा परिवार ज्वाइन करता है। डांस के दौरान एक ऑकवर्ड मोमेंट आता है जब गौतम बच्ची के पास जाने की कोशिश करता है, पर पराग उसे ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ प्रेम गलती से रही की जगह प्रेरणा का हाथ पकड़ लेता है, जो माही नोटिस कर लेती है। ये आने वाले किसी लव ट्रायंगल का संकेत हो सकता है। केक कटिंग सेरेमनी होती है। अनुपमा बच्ची के लिए दुआ मांगती है कि उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की सहेलियां हमेशा रहें।
जैसे ही वो सेल्फी लेने वाली होती है उसका फोन बजता है। ये फोन कॉल अनुपमा की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आता है। कॉल ताल से ताल कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स का है। अनुपमा को बताया जाता है कि वो जीत गई हैं और उन्हें इनाम के तौर पर लंदन आने का इनविटेशन मिला है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अनुपमा बताती है कि उसे 3 महीने के लिए लंदन जाना होगा, पहले ट्रेनिंग, फिर शूटिंग और फिर कंपटीशन। पहले तो सब शांत हो जाते हैं, फिर मोतीबा अपने स्टाइल में ताना मारती है कि लो अब लंदन वालों की खैर नहीं, वहां भी जाकर ये लेक्चर्स देंगी और लोगों को सुधारेंगी। हालांकि ये मजाक था, पर सबके दिलों में एक उदासी छा जाती है कि अनुपमा इतने लंबे समय के लिए दूर जा रही हैं। बा कहती है कि कम से कम होली खेल कर जाना। बापूजी कंफर्म करते हैं कि वो आज शाम नहीं बल्कि होली के बाद जाएंगी। गौतम मन ही मन खुश होता है। वो सोचता है कि चलो अच्छा है, ये मुसीबत 3 महीने के लिए दूर चली जाएगी तो मुझे अपनी बेटी को पाने में आसानी होगी। घर में विदाई जैसा माहौल बन जाता है। राही इमोशनल होकर कहती है कि मम्मी हम आपको बहुत मिस करेंगे, आपके बिना सब सूना लगेगा। प्रेम, पराग और किंजल सब अनुपमा को ऑल द बेस्ट बोलते हैं और कहते हैं कि देश का नाम रोशन करके आना। अनुपमा भी भारी मन से सबको अलविदा कहने की तैयारी करती है, ये सोचते हुए कि कान्हा जी ने बर्थडे पर कैसा तोहफा दे दिया, कामयाबी तो दी पर परिवार से दूरी भी दे दी। इसके बाद स्क्रिप्ट में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अनुपमा एक बुरा सपना देखती है। वो देखती है कि प्रार्थना बच्ची को लेकर कहीं अकेले जा रही है। अनुपमा उसे रोकती है, आवाज लगाती है, पर प्रार्थना सुनती नहीं और आगे बढ़ती जाती है, जैसे कोई उसे हिप्नोटाइज करके ले जा रहा हो। अनुपमा हड़बड़ाकर उठती है, पसीने में लथपथ। उसे समझ नहीं आता कि इस सपने का क्या मतलब है, पर उसका दिल घबरा रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। एपिसोड का अंत और भी ज्यादा ड्रामेटिक होता है। कोटरी हाउस में पंडित जी आए हुए हैं बच्ची की कुंडली बनाने के लिए। सब लोग एक्साइटेड हैं कि राजकुमारी का भविष्य कैसा होगा। पंडित जी हिसाब किताब लगाते हैं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। वो बताते हैं कि बच्ची की कुंडली में एक दोष है। वो कहते हैं कि बच्ची के आसपास एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, जिसके अपने रिश्ते टूटे हैं और जिसकी किस्मत में विरह यानी सेपरेशन लिखा है। पंडित जी चेतावनी देते हैं कि उस इंसान का साया बच्ची के लिए हानिकारक हो सकता है और अगले 72 घंटे बहुत भारी हैं। सबकी नज़रें अनुपमा पर टिक जाती हैं क्योंकि सब जानते हैं कि अनुपमा ने जिंदगी में कितने दुख और अकेलेपन को झेला है। मोटी बा जो अब तक अनुपमा के साथ थी, अचानक बदल जाती हैं। बच्ची की सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर है। वो अनुपमा के पास आती हैं और बच्ची को उसकी गोद से छीन लेती हैं। मोटी बा साफ शब्दों में कह देती हैं कि अनुपमा जी, पंडित जी ने जो कहा वो आपकी जिंदगी से मैच करता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची की किस्मत आप जैसी हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इससे दूर रहें। ये सुनकर अनुपमा टूट जाती है। जिस बच्ची के लिए उसने इतनी मन्नतें मांगी, आज उसी के भले के लिए उसे उससे दूर किया जा रहा है। ये मोड़ कहानी को एक नए रास्ते पर ले जाएगा। क्या अनुपमा लंदन जा पाएगी या बच्ची पर आने वाले संकट को रोकने के लिए वो रुक जाएगी? ये सब देखना दिलचस्प होगा।